आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपकी पिछले साल बुक लॉन्च हुई थी पटना का सुपर हीरो, जिसको मैंने खरीदा था उस टाइम पे, और आपने उस किताब में मुझे एक नोट लिख के दिया था कि अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका निहाल की दुनिया में। अरे तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी दुनिया अरे में। उन किरदारों का क्या होता है जो बचपन में हमें बहुत हीरो लगते हैं, लेकिन जब हम वापस मुड़ के जब उनके पास जाते हैं बड़े होने के बाद, तो उनका जो ऑरा था, जो बचपन में हम जिनको समझते थे कि वो दुनिया जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो असल में कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर पे बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, एक आम जीवन जी रहा है। और हमारे बचपन में ना वही हमें हीरो लगते थे। पटना क्या है कि मेरा बचपन है, दिल्ली मेरी जवानी है, और बंबई जो है उसके बाद का समय है। मतलब मैं ऐसे भी अपने आप को जवान ही समझता हूँ। कॉलेज वो जगह होती है जब पहली बार हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें अपने लाइफ का चार्ज लेने का ना पहली बार मौका मिलता है कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि लोग मुझे कैसे जानेंगे। क्या मुझे वो स्मार्ट जानेंगे, मुझे वो इंटेलेक्चुअल जानेंगे, मुझे बॉक्सर जानेंगे। मैं जब कॉलेज गया था पटना से पहली बार, मैं पता नहीं क्या था, मैं चाहता था बॉक्सिंग करना। मैं गया ही था दयाल सिंह का, क्योंकि बॉक्सिंग क्लब बड़ा फेमस था। तो मैं गया था ये सोच के कि मैं यहाँ पे अपने आप को एक एथलीट और बॉक्सर के रूप में अपने आप को पॉपुलराइज करूँगा, कि मेरी आइडेंटिटी बॉक्सर की होगी। पता नहीं कहाँ से क्या था, मुझे कुछ तो आया दिमाग में। मैं गया भी सुबह सुबह दयाल सिंह कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में। वो सारे के सारे बहुत ताकतवर गुजर लड़के थे। तो भाई मुझे लगा कि ये जगह तो सही नहीं है मेरे लिए। फिर मैंने जो है कविता और थिएटर की तरफ रास्ता मोड़ लिया। अच्छा भैया, लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? जो तरीका है लिखने का वो वही है, रोज सुबह उठे और लिखे, और रोज लिखे, ये जानते हुए कि ये कहीं नहीं पहुंच रहा है, उसके बावजूद भी आप लिख रहे हैं। और उस टाइम पे आपने एक बढ़िया इवेंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम था मुलाकात। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस समय ओपन माइक का कल्चर नहीं था, लेकिन ये असल में ओपन माइक था। हमें पता नहीं था कि ये ओपन माइक है। नहीं, सक्सेसफुल जो शब्द है वो तो क्या है कि वो तो अंतिम लक्ष्य तो नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूएशन की जर्नी है। जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं वो उससे क्या सिर्फ महिलाएं अफेक्ट होती हैं? नहीं, उससे हम सामाजिक तौर पे सभी अफेक्ट होते हैं ना। अगर आपका समाज एक तरीके से अगर उसके ऊपर वायलेंस हो रहा है, मतलब ये सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी कुछ करूं उसमें क्या है ना, इतने सालों का आप सभी के साथ रहने का, आप सभी से बहुत कुछ सीखने का जो मौका मिला है, मैं जो भी कुछ करूं उसमें वो कुछ लेवल पे रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि आप किसी के साथ रहते हो, किसी कैंपेन से जुड़ते हो, वो क्या करता है आपके साथ। आप पॉलिसी लेवल पे तो जो बदलाव होंगे, समाज लेवल पे जो बदलाव होगा, लेकिन क्या मुझे एज एन इंडिविजुअल उसने बेटर इंसान बनाया है? अगर मैं थोड़ा सा भी बेटर हो पाया हूँ तो क्या वो मेरे आर्ट में जो मेरा काम है, क्या उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? अगर हो रहा है तो मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। और हम सभी की कोशिश एक सीढ़ी चढ़ने भर की तो है, उससे ज्यादा क्या कोशिश हो सकती है? इस अपनेपन को अपना बनाइए, आप भी महसूस कीजिए जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान, जिनसे आज हम बात करेंगे, जो एक राइटर हैं, लेखक हैं और एक कहानीकार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निहाल पराशर की। भाई बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंशु, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आपके साथ बैठ के बात करने का। अभी शुरू करेंगे बातचीत हम लोग। थैंक यू भाई। भैया, मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपकी पिछले साल बुक लॉन्च हुई थी पटना का सुपर हीरो, जिसको मैंने खरीदा था उस टाइम पे, और आपने उस किताब में मुझे एक नोट लिख के दिया था कि अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका निहाल की दुनिया में। अरे तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मतलब मैं आज ही, कल हमारा नाटक था यहाँ पे श्री राम सेंटर पे, और आप सभी आए वहाँ पे, और मैंने आज स्टोरी भी डाली थी, और मैं वही लिख रहा था कि इस दुनिया में आपको पता होता है ना कि आपका सपोर्ट ग्रुप कौन सा है। तो मुझे
पिछले 12 सालों से एक चीज की क्लैरिटी है कि एक जो सपोर्ट ग्रुप जिसके कारण मुझे बहुत ताकत मिलती है वो स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन, शिरोज हैंगआउट, छाव फाउंडेशन, ये जो मेरा एक सपोर्ट ग्रुप है ना, जिसके कारण आपको पता होता है कि कुछ भी होगा ना मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। बिल्कुल। कि वो यहाँ पे वो दोस्त हैं, यहाँ पे वो साथी हैं, वो चाहे आलोक हो, असीम हो, आशीष हो, आप हो, ऋतु है, सभी लोग इतना मेरे लिए बहुत कंफर्ट की जगह है। तो मैं तो बहुत पहले से अपने आप को यहाँ पे स्वागत मान के चल रहा हूँ। बिल्कुल भैया, मतलब ये तो होता ही है कि जब मुझे पता चला कि मैं आपका पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग पहले से ही मिले हुए हैं और कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बैठ के बातचीत करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आज मैं आपके साथ हूँ कि अरे वाह, आप बिना किसी तैयारी के आज मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है अच्छा। वैसे। किताब तो मैंने बहुत पढ़ पढ़ ली थी आपकी, और कल मैंने आपका प्ले देखा पहली बार, और मतलब उस प्ले से मैं बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाई, क्योंकि हम सब लोग स्कूल की दुनिया में होते हैं और हम सब की लाइफ में भी एक पिंटू भैया जैसा करेक्टर रहता है, एक इंसान रहता है, और हमें नहीं पता होता है कि शायद वो पिंटू भैया के साथ जो मनोज थे शायद वो हम लोग हैं। तो मैंने भी मतलब अपने स्कूल की दुनिया में मेरी एक दोस्त थी, स्वाति नाम था उसका, और मतलब वो भी हम लोगों की ध्यान रखना और हम लोगों का सपोर्ट करना और हमेशा से हमारे लिए स्टैंड लेना, एक बोल्ड लड़की थी वो। और जब मैंने वो कल वो प्ले देखा तो मैं एकदम उस दुनिया में चली गई और सारी यादें ताजा हो गई और बहुत सारी चीजें जानने को मिली, और मुझे लगा कि अच्छा उस जगह पे वो जो पिंटू भैया थे उनकी जो पीछे वो लड़की थी वो मैं खुद थी। तो उसके बारे में बताइए भैया कि पटना के सुपर हीरो का मतलब कहाँ से ख्याल आया कि इस तरीके का ये नाटक लिखना है, और क्या आपकी लाइफ में कोई पिंटू भैया जैसा मतलब इंसान था, या आपने किसी से इंस्पायर होके ये कहानी लिखी है, आपकी ये खुद की कहानी है? नहीं, पटना से हूँ मैं, और क्या होता है कि हम जब, और अभी जो पटना है उसको मैं अब जब जाता हूँ तो मैं बहुत रिलेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे पटना छोड़े हुए भी 17-18 साल हो गए। मैं 2008 में निकल गया वहां से, दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली के बाद यहाँ पे नौकरी की, काम किया और अब बॉम्बे चला गया। लेकिन तो हमारे बम्बई में भी बहुत कुछ, उस समय कोविड का टाइम था, बहुत कुछ नहीं कर रहा था, कोविड के बाद का समय। तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा था, बहुत चीजें हो रही थी, नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि एक जो मेरा एक सेफ स्पेस है वो है कि मैं थिएटर में कई सालों से करते आया हूँ, तो मुझे दोबारा से थिएटर की तरफ मुड़ना चाहिए, और इसलिए मैंने ये नाटक लिखा। पहले एक लंबी कहानी की तरह लिखा, क्योंकि और वो एक कहानी बहुत सालों से बचपन में थी कि असल में उन किरदारों का क्या होता है जो बचपन में हमें बहुत हीरो लगते हैं, लेकिन जब हम वापस मुड़ के जब उनके पास जाते हैं बड़े होने के बाद, तो उनका जो ऑरा था, जो बचपन में हम जिनको समझते थे कि वो दुनिया जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो असल में कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर पे बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, एक आम जीवन जी रहा है। और हमारे बचपन में ना वही हमें हीरो लगते थे। तो उस कैरेक्टर को लिखने की कोशिश थी, और उसी बहाने एक नॉस्टैल्जिया जीने की। और हमारे आसपास क्या था ना, जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे पॉलिटिकली इनकरेक्ट कैरेक्टर भी थे, जो कि बिल्कुल ना, एक होता है ना कि वो एक रेजर एज पे चलने वाले लोग, कि वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। उनमें से ही बहुत सारे लोग क्रिमिनल भी बनते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें भी करते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी हैं, और कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमें गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक इंसिडेंट होता है जिससे वो बच भी जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। तो मेरी कोशिश थी किसी, अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो, अगर उसको मैं लिखने की कोशिश करूं, तो वो अपने आप को अगर बचाता है तो वो किस कारण से होगा, क्या। तो जैसे वहां पे जो पता नहीं किस, जो लोग देखें या किताब पढ़ें उनको पता चलेगा, लेकिन उसमें जो पिंटू भैया का कैरेक्टर है वो अपने आप में एक बड़ा ग्रे कैरेक्टर है। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से उसकी कहानी एक, अब तो मैं उसको लिखे हुए भी 3 साल हो गए, तो उससे भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसमें अब जो उसमें आइडियाज हैं अलग अलग, वो देखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो आदमी संभलता है जब स्वाति सिन्हा का जो कैरेक्टर है वो उसको एक चिट्ठी लिखता है, और वो जब लड़की अपने लिए स्टैंड लेती है तो फिर ये आदमी जो है पहली बार इसको पता चलता है कि ये गलत भी है। तो ये वो था, तो ये खैर वो सारी बातें अपनी जगह पे। तो ये सारे कारण थे, और वो क्या होता है कि आपका एक पहला नाटक भी था एक तरीके से, पहले जो लिखे थे वो अमेच्योर नाटक थे। ये हम लोग हमारा थिएटर ग्रुप है D4 ड्रामा के नाम से, जो कुमुद मिश्रा जी और सब हम लोग साथी लोग चलाते हैं, मतलब मैं तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा हूँ, और पृथ्वी थिएटर पे हमने इसको ओपन किया, तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया।
तो भाई आपने ये कितने टाइम में ये नाटक लिखा? लिखने में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि क्या था कि ये कहानी तो मोरलेस रिफ्लेक्टिव कहानी है ना, कि ये कहानी थी, अंतर्मन में थी, तो इसको लिखने में मुझे मुश्किल से 3-4 दिन लगे थे, पहला ड्राफ्ट। और उसके बाद से ही जो हमारे नाटक को जो परफॉर्म करते हैं घनश्याम लालसा, जो डिफो ड्रामा के फाउंडर मेंबर भी हैं और सीनियर एक्टर हैं बहुत, और मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, तो मैंने उनको भेजा था और मैंने और भी दोस्तों को भेजा था पढ़ने के लिए। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने पढ़ते ही मुझे फोन किया था कि दादा ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको कुछ इस पे हम लोग देखते हैं, ऐसा करता। और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, सोलो पीस की तरह इसको अगर बना सकें, तो फिर हमने उस पर रिहर्सल शुरू करना, काम करना शुरू कर दिया। लगातार हम उसको पढ़ते थे और बैठ के कई कई दिन हम पढ़े उसको। फिर हमने 1.5-2 महीने उसका रिहर्सल चला और फिर वो नाटक बना। लेकिन वो रिहर्सल के दौरान उसके 2-3 ड्राफ्ट और लिखे गए, और फिर जब वो उसके पहला शो हो गया पृथ्वी थिएटर पे, तो फिर उसमें समझ में आया कि कुछ बदलाव करना है, तो फिर वो बदलाव किए गए और 10वें शो तक उसके 3-4 ड्राफ्ट और हो चुके थे। फिर उसके बाद से मुझे लगता है कि फिर छोटे मोटे बदलाव किए गए, और अब हमने उसके 60 के ऊपर शो कर लिए हैं, तो अब हम एक सेफ स्पेस में पहुंच गए हैं कि अब उसमें मुझे लगता है कि मतलब उसमें अब गलतियां हैं तो उसकी गलतियां हैं, अब नया कुछ आगे करेंगे, लेकिन वो नाटक अपने मुकाम तक मेरे हिसाब से पहुंच चुका है, अब उसमें बदलाव नहीं करता हूँ। तो क्या अभी वो जो बदलाव है वो अभी मतलब खत्म हो गए या बदलाव का सिलसिला अभी भी जारी है? अब नहीं, मतलब इस नाटक में नहीं। वो क्या होता है कि असल में क्या ना, थिएटर बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है। थिएटर में क्या होता है कि आपको पता होता है कि ये सिनेमा है नहीं। सिनेमा क्या होता है कि आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो उस समय की हिस्ट्री को आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो बन गया, वो सच्चाई को आपने रिकॉर्ड कर लिया, जो भी आपकी कहानी लिखी गई कोई, दोबारा आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थिएटर में ना एक लालच हमेशा बना रहता है कि ये कुछ गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं, इस शो में ठीक करते हैं, उस शो में ठीक करते हैं। परफॉर्मेंस के लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जब ये राइटर के अंदर ये लालच आता है ना कि अरे 4 आदमी ने बोल दिया कि ये इसमें प्रॉब्लमेटिक है, इसको ठीक कर देता हूँ, उसने ये बोल दिया, तो फिर आप ना लगातार उसको, क्योंकि आप भी रिएक्शन तो लेते ही हो ना लोगों से, अपने पसंद के लोगों से, अपने नापसंद के लोगों से, सब लोग रिएक्ट करते हैं आपके नाटक पे, और आप चाहते हो कि सबको खुश कर दें, तो बदलाव करने के होता है। लेकिन एक टाइम आता है जो आपको समझ में आता है कि अब मैं जबरदस्ती का बदलाव कर रहा हूँ, और फिर वो ओवर हो जाता है। तो आपको एक बहुत ऑर्गेनिक तरीके से समझ में आ गया था, मुझे लगता है कि 10वें शो के बाद, 10-12वें शो के आसपास, कि अब ये अपने बहुत बदलाव किए मैंने, हमने रिहर्सल के टाइम पे किया, लेकिन उसके बाद से नहीं। अच्छा, फिर अब जो है यही है, यही सच्चाई है। ये बात तो है ठीक। मतलब बहुत बार हम दूसरों को, जैसे आपने कहा कि दूसरों को खुश करने के लिए भी बहुत सारी चीजें, बहुत एफर्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप दूसरों को खुद खुश करने के चक्कर में जो आप कर रहे होते ना, वो भी भूल जाते हो। तो मतलब आप जैसे हो वैसे ही रहो। जैसे भैया आपने पहले नाटक लिखा और उसके बाद में किताब लिखी, तो ये क्यों किया? मतलब आप पहले किताब लिख सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले आप किताब लिखते हो और उसके बाद प्रोसेस होता है, पर आपने पहले नाटक लिखा और फिर बाद में किताब। उसका बस ये कारण था कि किताब जो है ना वो कहानी संग्रह है, और उसका नाम पटना का सुपर हीरो नहीं होना था। उसमें 6 कहानियां हैं, तो ये 6 कहानी में से एक कहानी पटना का सुपर हीरो थी, और उसका नाम तो बहुत अलग अलग रखा था। उसका एक जो सबसे पहले उसका नाम रखा था वो था अपराध बोध। फिर वो जो हमारे पब्लिशर साहब थे, उन्होंने बोला कि निहाल जी आप कहानी तो जैसे भी लिखते हैं, नाम मत आप रखिए, नाम हमें रखने दिए। बोला कि अपराध बोध तो नहीं बिकेगी। फिर और भी सब हमने बहुत नाम हमने सोचा, बहुत सारी चीजें की, फिर बोला कि यार जब सब कुछ है, उसमें एक कहानी पटना का सुपर हीरो ही है और ये नाटक भी है, तो क्यों ना ये नाम रखा जाए। और वो सारी की सारी 6 की 6 कहानियां जो हैं पटना की कहानियां हैं, बचपन की कहानियां हैं, पटना की कहानियां हैं। तो मुझे लगा कि ये अच्छा है, तो फिर पब्लिशर साहब का ही आइडिया था, शैलेश जो है हिंदी युग से, कि इसका नाम पटना का सुपर हीरो रखा जाए, तो इसलिए था। और वो और भी कहानियां हैं, तो वो तो नाटक अगस्त 2022 में हमने पृथ्वी थिएटर पे ओपन किया था, और किताब आई थी फरवरी 2024 में, तो एक समय था। अच्छा, हाँ। जैसे कि भैया कल मैंने आपका पटना का सुपर हीरो थिएटर में देखा जी, तो जब लास्ट मोमेंट पे आते आते जब वो एंड होने वाला था, उससे कुछ मिनट पहले एक पॉइंट आता है कि जो मनोज है वो पटना से दिल्ली चले आते हैं, और उससे पहले वो बता रहे होते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति दिल्ली आता था और उसके बाद वो वापस जाता था, तो वो बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि पटना में हम करके बात करते हैं, और वो हम से वो मैं पे आ गए थे। तो फिर उन्होंने मतलब वहां पे वो कहा था कि हम लोग कभी नहीं बोलेंगे ऐसा, हम तो हम ही बोलेंगे कि हम ये शब्द नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब मनोज
दिल्ली आए और हाँ। उसके बाद वो वापस गए तो वो भी मैं पे आ गए थे, तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा रहा है कि आप भी हम पे मैं पे आ गए, हमसे है मैं पे? हाँ, मैं बोलता हूँ ना, तो वो बदलाव तो आता है और मैं उसमें वही तो ये वो छोटे-छोटे जो चीज़ें हम जब घर से निकलते हैं ना, जो कानपुर से निकले हैं, जो लखनऊ से निकले हैं, जो पटना से निकले, और क्या है, तो हम 11वीं 12वीं के बाद निकल रहे हैं और हम बड़ा प्राइड लेते हैं ना कि यार हम हमारे बोलने का तरीका है यार, हम करके बात करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं। और फिर आप एक जगह जाते हो और आप अपने आप को देखते हो कि आपको लोग अलग नजर से देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अरे हम कहाँ, बाकी लोग कहाँ रह गए। इस तरह के चुटकुले तो लोग मारते ही हैं। लेकिन समय बदलता है और वो उसमें वो है कि जो बात मैं उसमें लिखता हूँ ना कि जब हम पटना में थे तो खुद को बहुवचन में देखते थे और अब दिल्ली आ गए हैं तो खुद को एक वचन में देखते हैं। तो उस तरह का है, लेकिन हाँ, वो हम सभी बदलते हैं, वो तो है। तो अभी घर वापस जाते हैं तो जब पिताजी सामने रहते नहीं, हैं मैं बहुत जल्दी स्विच कर लेता हूँ। मैं अच्छा। पटना में मैं वैसे ही बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं पटना के दोस्तों से भी, कल भी जब मेरे दोस्त आए थे तो हम करके बात करते हैं। वो वाला वो है, मतलब वो एक्चुअली बड़ा स्विच बहुत स्ट्रांग है हमारा। निहाल भाई, जैसे कि आप पहले पटना में रहे, उसके बाद आप दिल्ली चले आए, फिर उसके बाद आप बॉम्बे, अभी प्रेजेंट टाइम में बॉम्बे में ही रह रहे हैं, तो तीनों शहर का कैसा एक्सपीरियंस है और सबसे ज्यादा बेहद आपके दिल के करीब कौन सा शहर है? ये क्या है ना कि तीनों शहर ना मेरे जीवन के अलग अलग फेजेस हैं। ये सिर्फ शहर नहीं है। पटना क्या है कि मेरा बचपन है, दिल्ली मेरी जवानी है और बंबई जो है उसके बाद का समय है। मतलब मैं ऐसे भी अपने आप को जवानी समझता हूँ लेकिन मैं पटना रहा हूँ शुरुआत के 16-17 साल। उसके बाद में 10 एक साल 9 साल के आसपास मैं दिल्ली रहा हूँ और अब बंबई रहते हुए मुझे 8 साल हो गए। तो एक लंबा समय बीत चुका है। तो ये अलग अलग फेजेस है, तो इसमें ना ये कह नहीं सकते कि कौन सा दिल के करीब है। पटना क्योंकि घर है, पापा मम्मी, बचपन के दोस्त, वो सब वहीं पे हैं। वो गलियां हैं जहां पे आपने पहली बार शहर को देखा, आप खुद से अकेले पहली बार टेलीफोन का बिल भरने गए। तो ये सारी चीजें वो आपके जीवन को बनाने वाला शहर है। वो दुनिया को समझने वाला जो शहर है वो तो दिल्ली है, क्योंकि जो पहली बार जब पटना से बाहर निकले, यहाँ पे आए, तो समझ में आया कि यार स्ट्रीट स्मार्ट होना क्या होता है, कॉलेज का जीवन क्या होता है। और फिर यहाँ पे थिएटर जीवन में एंटर हुआ, क्योंकि मैं DU दयाल सिंह कॉलेज में था और वहां पे मैं बहुत थिएटर करता था। तो थिएटर जीवन में पहली बार आया। लिखना जो है वो पहली बार कॉलेज के कारण आ पाया। तो वो सब चीजें दिल्ली में होता है। अब बंबई जो है वो जीवन के आगे का है कि अभी वो तो समझ ही रहा हूं मैं एक तरीके से, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अभी मुंबई में, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मुझे अब इतने साल हो गए तो मैं जब वहां पे जाता हूँ तो मुझे शांति मिलती है। मतलब मैं अब 20-25 दिन बंबई से बाहर रहता हूँ तो मैं बंबई को मिस करता हूँ। तो अब अभी तो मैं बहुत सुखी हूँ वहां पे। बिल्कुल निहाल भाई, आपने तो बहुत सरल तरीके से इसका आंसर दिया। शायद कोई मेरे से पूछे तो मैं नहीं, क्योंकि मैं भी काफी सारे शहरों में गई हूँ और काफी सैलरी। कौन कौन से शहर में रहे आप? मैं लखनऊ में रही हूँ, जी। नोएडा में रही हूँ, मैं उदयपुर गई हूँ, बाकी आगरा में रही हूँ। तो सबसे ज्यादा कोई मुझसे पूछता है तो मैं यही बोलती कि मुझे उदयपुर में ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उदयपुर जैसा शहर शायद मैंने और शांति मैंने और शहरों में नहीं देखी। उदयपुर में जब शिरोज हैंगआउट खुला था तो आप कितने महीने रहे वहां पे? मैं 1.5 साल रही थी वहां पे। 1.5 साल तो लंबा समय। हाँ, तो मतलब वो जो पीस है ना वहां पे, और जो जैसा लोग बात करते हैं, तो वो कहीं और नहीं देखा। तो शायद मैं मतलब पसंद करती हूँ कि मैं उदयपुर में कभी जाके रहूं। बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर शहर है। मेरे लिए चुनना एक जगह बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैं एक्सप्लोर की तो मुझे शायद लगा कि ये मेरे लिए कंफर्टेबल शहर है। अरे वाह। पर आपने तो बहुत सरल तरीके से बोल दिया कि तीनों ही सिटी आपके लिए कंफर्टेबल है। जैसे आपने आंसर में मतलब जिक्र किया था कि दयाल सिंह कॉलेज में आपने पढ़ाई किया, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे कि मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे? आपने कई साल तक थिएटर किया और उसके बाद आपकी एक और बुक आई है लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो अभी आई ना इस साल। हाँ, तो क्या मतलब उसका भी जिक्र आपने उधर किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? लेफ्ट राइट लेफ्ट जो मेरा उपन्यास है वो दयाल सिंह में ही बेस्ड है। और कॉलेज तो क्या होता है, बहुत खास होता है, क्योंकि आप दुनिया को, स्कूल तक ना आप अपने आप को एक तरीके से देखते हो, बहुत कंट्रोल होता नहीं है कि स्कूल में लोग आपको कैसे जाने।
बन जाता है, आपका एक इमेज बन जाता है, आपको एक तरीके से लोग जान जाते हैं, आपको लेजी समझना है लेजी समझते हैं, कमजोर समझना है कमजोर समझते हैं, जो भी है आपका एक इमेज बन जाता है जिसपे कंट्रोल नहीं होता आपका। कॉलेज वो जगह होती है जब पहली बार हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें अपने लाइफ का चार्ज लेने का ना पहली बार मौका मिलता है कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि लोग मुझे कैसे जानेंगे, क्या मुझे वो स्मार्ट जानेंगे, मुझे वो इंटेलेक्चुअल जानेंगे, मुझे बॉक्सर जानेंगे। मैं जब कॉलेज गया था पटना से पहली बार, मैं पता नहीं क्या था, मैं चाहता था बॉक्सिंग करना। मैं गया ही था दयाल सिंह का, क्योंकि बॉक्सिंग क्लब बड़ा फेमस था, तो मैं गया था ये सोच के कि मैं यहाँ पे अपने आप को एक एथलीट और बॉक्सर के रूप में अपने आप को पॉपुलराइज करूंगा, कि मेरी आइडेंटिटी बॉक्सर की होगी। पता नहीं कहाँ से क्या था, मुझे कुछ तो आया दिमाग में। मैं गया भी सुबह सुबह दयाल सिंह कॉलेज के बॉक्सिंग क्लब में। वो सारे के सारे बहुत ताकतवर गुजर लड़के थे, तो भाई मुझे लगा कि ये जगह तो सही नहीं है मेरे लिए। फिर मैंने जो है कविता और थिएटर की तरफ रास्ता मोड़ लिया। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत और पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा दयाल सिंह में, क्योंकि दयाल सिंह की दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा स्ट्रॉन्ग डीयू की पॉलिटिक्स में दयाल सिंह का एक हस्तक्षेप है, तो उसको बहुत नजदीक से देखा। मैं खुद भी कॉलेज का ड्रामा सोसाइटी का प्रेसिडेंट था, कल्चरल सेक्रेटरी था कॉलेज का, तो वो सब चीजें ना बहुत नजदीक से देखता था। तो एक और उसी बात पे पूरा का पूरा उपन्यास है, मतलब वो तो फिक्शन है लेकिन वहीं की कहानी उस तरह से करके उसको बनाया है। पहले से ही मतलब लीडर वाली क्वालिटी थी कि लीडरशिप अपने हाथ? नहीं, लीडरशिप तो मैं मतलब अपने आप को लीडर की तरह तो नहीं देख पाता हूँ। इनफैक्ट अभी भी नाटक वाटक करता हूँ तो मुझे पहले हाथ पांव फूल जाते हैं कि लोगों को बताना होगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या आप करना चाहेंगे ऐसा। मेरा अभी भी जैसे एक नया नाटक लिख रहा हूँ और उसको डायरेक्ट करने का सोचा है, तो मुझे पहले तो डर ही लगता है कि अरे मैं कैसे फिर से इतने लोगों को बोलना होगा, 15-20 लोगों को बताना होगा कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ। वो लीडरशिप क्वालिटी तो नहीं है मेरे अंदर अभी तक, लेकिन इंटरेस्ट है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ ना, मुझे ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। बिल्कुल मतलब जैसे भैया आपने बोला कि आपको बॉक्सर बनना था और फिर आपने मतलब पर बनना नहीं था, सोचा था बस। सोचा था, तैयारी तो कुछ फिर नहीं आप की गए थी। भी थे, तो सोचा था मतलब ये था कि अब क्लियर है कि बॉक्सर में जाना ही है। तो डिफिकल्टीज नहीं आई कि बॉक्सर का सोचे गए और फिर थिएटर में स्विच किया? नहीं ऐसा कुछ बहुत मतलब ऐसा ही था शुरुआत के ही। वो क्या उस समय तो क्या क्या नहीं सोचा, मतलब हम तो लगातार कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं ना। कभी पायलट बनने का सोच, बचपन में क्या होता है मतलब 12th से निकला था, बहुत क्लैरिटी नहीं थी। कहने का मतलब है कि पटना से आया था ना, बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है। मैं इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन ले लिया कि कॉमर्स, 12th तक कॉमर्स की पढ़ाई की, और उसके बाद ये समझ में आ गया कि मुझे पता था कि क्या नहीं करना है। मुझे ये पता था कॉमर्स की पढ़ाई करके कि मुझे कॉमर्स, और मेरे ठीक परसेंटेज थे, मेरे मतलब 80% आए थे 12th में, जो कि ऐसा नहीं कि बहुत खराब होते हैं, मतलब बहुत ग्रेट भी नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब मेरे से कम परसेंटेज वालों ने बाद में सीए हुए बने, वो कॉमर्स में अपना करियर परस्यू किया। लेकिन मैंने कॉमर्स लेके समझ गया कॉमर्स नहीं करना है। जब मैं गया लिटरेचर की पढ़ाई, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे इसी में मास्टर्स नहीं करना है। मतलब मुझे एकेडमिक वर्ल्ड, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा, या तो यूपीएससी, जैसे ही आप आर्ट्स लेते हो तो लोग क्या बोलते हैं, या तो यूपीएससी की तैयारी करोगे या फिर एकेडमिक्स में चले जाओगे, ये करोगे। तो मुझे वो समझ में आया कि मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है। उसके बाद जो पढ़ाई मैंने की वो जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की। तो मैंने जब जर्नलिज्म की पढ़ाई की आईएमसी से, तो मुझे समझ में आया कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे जर्नलिज्म नहीं करना है। तो ट्रायल एंड एरर से ना मुझे समझ में आ गया कि क्या नहीं करना है। जैसे अभी भी मुझे बहुत क्लैरिटी नहीं है कि मुझे यही करना है। इसलिए जब अभी हम बात कर रहे थे ना शुरुआत में कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो मुझे बहुत पता नहीं है कि असल में इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि मुझे ये बात की क्लैरिटी कि मुझे क्या नहीं हूं, मैं क्या हूं की तलाश है। हम सभी खोज रहे हैं उस चीज को, लेकिन क्या नहीं हूं की बहुत क्लैरिटी है। तो इसीलिए मतलब कहने का मतलब है, जो इधर उधर घूम गई बात, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ। समझ में आ गया जाते हैं कि ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें, और वो एक वायलेंस भी था उसमें। मतलब मैं बहुत 12th तक बहुत ऐसा देखा आसपास का माहौल ना, बहुत वायलेंट माहौल था। जहां से मैं आ रहा हूँ वहां पे एक बहुत वायलेंट समाज के हम लोग प्रोडक्ट है ना, तो वहां पे वो सब देखा, तो वो समझ में आ गया कि एक तरह का एक थॉट आया कि नहीं, ये इससे कुछ बहुत कंस्ट्रक्टिव होने वाला नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ में। और तो फिर वो एक तरीके वो भी था, मतलब एक तो डर वो था कि बहुत पीटेंगे, और दूसरा डर ये था कि भाई मतलब कुछ खास इसका होना नहीं है, मतलब मैं इसमें क्या ही कर लूंगा। तो इसलिए वो चला गया वहां से तुरंत से। भैया आपने लेफ्ट राइट जो किताब है उसमें मतलब यही क्यों सोचा कि मुझे अपने स्कूल की, मतलब अपने कॉलेज की कहानी उधर उसमें लिखना है? नहीं, वो इसलिए ना क्योंकि
वो कहानी उस तरीके से बनी, मतलब कहानी का तो वैसा होता है ना, कहानी आपको कुछ एक आइडिया आता है, मतलब कहानी लिखने का प्रोसेस क्या है, ऐसा है कि आपको एक आइडिया आता है पहले। कहानी लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है एक्चुअली। आपको ना पहले एक धुंधली सी तस्वीर दिखती है, बहुत ब्लर इमेज दिखता है, आपको समझ में आता है कि यहाँ पे संभावना है। मुझे ये पता था कि मेरा जो कॉलेज का जीवन था वो बहुत एक्साइटिंग जीवन था, मैंने एक्चुअली बहुत इंजॉय किया है, मतलब वहाँ पे थिएटर करके, वहाँ की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करके, वहाँ जो कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे टीचर्स थे, मेरे प्रोफेसर्स बहुत गजब प्रोफेसर्स थे। मुझे पता था कि ये सभी अपने आप में, और अभी भी, मतलब मुझे एक उपन्यास लिख दिया, लेकिन ये मतलब नहीं कि मेरा वहाँ का ईंधन खत्म हो गया है, वो बाद में कभी सिनेमा में, वेब सीरीज में कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि बहुत कुछ वहां से मिला है। तो मुझे ये पता था कि ये एक धुंधली तस्वीर दिखी, मुझे लगा यहाँ से कुछ हो सकता है। फिर कुछ एक और आइडिया आया, फिर मुझे एक जैसे वो जब उपन्यास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, उसमें एक लड़की की कहानी है, जो एक लड़का जो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि ना मुझे उसके चेहरे पे एक उदासी हमेशा दिखती थी, और वो उसको समझने की कोशिश में, वो एक उपन्यास है जिसमें ड्रामा, जिसमें एक कॉलेज का लव अफेयर, कॉलेज की पॉलिटिक्स, फिर 20 साल बाद की एक कहानी, 15 साल बाद की एक कहानी, वो सभी चीजें आती हैं। लेकिन मुझे सबसे पहले ये थॉट आया था कॉलेज और एक लड़की का चेहरा, क्योंकि थी एक लड़की कॉलेज में जिनको मैं जानता था, और मुझे वो एक थॉट सा हमेशा रहता था कि यार वो ना, जब भी मैं उनसे मिलता था ना, उनके चेहरे पे एक उदासी दिखती थी। मुझे पता नहीं था उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट आपको इंट्रीग करता था कि ये क्या है। तो उस थॉट को एक्सप्लोर करते करते ये फिर वो फिक्शन में हो जाता है। फिर आपको क्या होता है कि आप मिल के तो उस इंसान से आप अपना, आपको मिल जाए वो इंसान तो आप उससे पूछ लो, फिर आपका सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको वो कहानी मिल जाती है। अच्छा भैया, लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि अगर मतलब मैं कहूँ कि मैं भी लिखना चाहती हूँ और मुझे पता ही नहीं शुरुआत कैसे करनी है, और क्या सच में मैं लिख सकती हूँ, तो क्या करना पड़ता है लिखने के लिए? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। लिखने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। मतलब एक तो वो लिखना होता है कि आपने, एक तो वो लिखना होता है कि आपने कविता लिखी, आपको एक ख्याल आया और आपने उसको लिख दिया, वो एक शॉर्ट फॉर्म राइटिंग होती है। लेकिन जैसे नाटक लिखना या उपन्यास लिखना या लंबी कहानी लिखना, जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, सिनेमा लिखना या वेब सीरीज लिखना, जिसमें ना कि आपको एक कहानी को एक डेवलप करना होता है, तो वो जो है उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फॉर्मेट है, वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो तरीका है लिखने का, वो वही है, रोज सुबह उठे और लिखे, और रोज लिखे, ये जानते हुए कि ये कहीं नहीं पहुंच रहा है, उसके बावजूद भी आप लिख रहे हैं। जैसे मैं अभी ना एक नॉवेलिस्ट हुए हैं मुराकामी, उनकी एक नॉन फिक्शन किताब है, एसेज, उनके जो निबंध हैं वो है इस बारे में, नॉवेलिस्ट एज अ वोकेशन, उनकी एक किताब है। तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा शुरुआत का ही चैप्टर है उसमें, वो मैं अभी वही पढ़ रहा हूँ। तो बहुत कि वो है कि उपन्यासकार होना असल में क्या है, राइटर होना असल में क्या है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये ऐसा है, दो लोग हैं जो कहीं पहाड़ पे घूमने गए हैं, और समिट तक जाके, बेस कैंप तक जाके दोनों को पता चल जाता है कि ये क्या है। तो एक आदमी वहां से लौट आता है, उसको पता चल जाता है यहाँ से इसकी हाइट ये है, यहाँ से ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये है, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा है, वो चीज ऐसा है, वो वापस आ जाता है। दूसरा आदमी जो है वो बेस कैंप तक पहुंचता है और धीरे धीरे मेहनत करके वो पहाड़ के ऊपर तक जाता है, और वहां से भी जाके उसको मोरलेस वही इंफॉर्मेशन मिलता है जो नीचे वाले इंसान को मिला है। उसको पता होता है ये टेम्परेचर है, ये है, ऐसा है, वैसा है, और वो भी वापस आ, दोनों के पास इंफॉर्मेशन अलग नहीं है, लेकिन उसने कुछ महसूस किया है। तो नॉवेलिस्ट होना वो है कि ये जो चढ़ाई है, जिसका असल में देखा जाए मीनिंगलेस है, इसके बिना भी आप जीवन जी सकते हो, कहानी के बिना भी आप जीवन जी सकते हो। जैसे कि मैंने कहानी लिखी, आपने उस कहानी का नाटक देखा, हम दोनों ने एक ही कहानी को एक्सपीरियंस किया ना। आपने उसको 1.5 घंटे बैठ के देखा, पर हम लोग का नजर ही अलग है। आपने, वही है कहने का मतलब है कि आपने उसको देखा, आप तक भी वो पहुंची, मैंने उसको डिस्कवर किया, मुझ तक भी वही कहानी पहुंची, उसके अलावा क्या पहुंचा मुझ तक? मुझे भी तो वही शब्द मिले ना जो आपको शब्द मिले, लेकिन वो असल में वही है, आपका उसके साथ रहना। तो वो जो है, और पता नहीं कहाँ क्या सवाल पूछा, मैं क्या ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं। लेकिन वो जो डिसिप्लिन होता है लिखने का, वो डिसिप्लिन रोज करने वाली बात है, वर्ड बाय वर्ड, रोज सुबह उठ के लिख दिया या रात में लिख दिया तो आ जाता है। कोई भी आसानी से लिख सकता है, क्योंकि कोई भी लिख सकता है, असल में ये रियलिटी है, लिख कोई भी सकता है, बस रोज करने वाली बात है। लिख तो कोई भी सकता है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं,
जो सच में मतलब वो बिना डिसिप्लिन के भी वो जीनियस होते हैं और वो कर देते हैं, और वो बहुत ग्रेट लिखते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत दुनिया में बहुत ऐसे खूबसूरत लोग आए हैं, ऐसे खूबसूरत राइटर हुए हैं दुनिया में जिनके पास वो गिफ्ट है कि वो कुछ मेहनत नहीं भी करेंगे, डिसिप्लिन नहीं भी होगा, वो एक बार बैठेंगे और अद्भुत ही लिखेंगे। ऐसे हुए हैं दुनिया में लोग, लेकिन सब लोग वैसे नहीं है, और ज्यादातर लोग वैसे नहीं है। ज्यादातर लोग वही हैं जो सुबह उठ के या रात में एक बोरिंग जीवन जीते हुए एक लंबी कहानी या लंबा शब्द 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 शब्दशः लिखते जा रहे हैं, वो लोग हैं, और वही लोग, ज्यादातर वही लोग हैं। निहाल भाई, जैसे आप बहुत समय से दिल्ली में रह रहे थे और उस टाइम पे मतलब आप कॉलेज में भी थे, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि जीवन में करना क्या है, और उस टाइम पे आपने एक बढ़िया इवेंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम था मुलाकात, और बहुत बड़े बड़े लोग उससे जुड़े, मतलब और बहुत मतलब पॉपुलर भी हुआ वो शो। तो उसकी शुरुआत आपने कैसे की, कैसे मन में विचार आया कि ये इवेंट क्रिएट करना चाहिए? वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो क्या है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर के अलावा कविता कंपटीशन, जो पोएट्री कंपटीशन होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट बहुत करता था। और मैं तीनों साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं डीयू में मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया उसको, और बहुत अवार्ड जीते। मतलब ऐसा एक जीवन में मैं एक जगह जहां पे मुझे लगा कि यार ये अपना अच्छा गया है, वो पोएट्री कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्किल था। कॉलेज खत्म हो गया, अचानक से पूरा का पूरा वो माहौल ही खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि अब क्या करें, और उस समय फेसबुक पे नया नया एक फीचर आया था इवेंट क्रिएट करने का। 2011 की बात है। तो इवेंट क्रिएट करने का ऑप्शन आता था, तो मैंने ऐसे ही एक दिन इवेंट क्रिएट कर दिया, मीट ऑफ द पोएट्स। फ्री में बैठेंगे हौसखास विलेज में, वो जो मकबरा है फिरोज शाह तुगलक का, एक जिनका ही मकबरा है, वहीं पे मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी लोग कविता सुनाना चाहते हैं आ जाएं, और वहां पे हम इवेंट कर रहे हैं। और पहली बार में कुछ 50-60 लोग आ गए, और बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हुए, और ऐसे ही रैंडम फेसबुक इवेंट है, 50-60 लोग आ गए। और चादर लेकर मैं पहुंचा, फिर कोई दोस्त कुछ स्नैक्स लेकर आ गए, गुरपाल भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो पहुंच गए कुछ खाना का लेके, ऐसा कुछ मिक्सचर विक्सचर लेके, सबके लिए चाय आ गया। और वहां पे पहली बार वहां पे मैं कुछ दोस्तों से मिल रहा था, मही भाई हैं वो, उनसे पहली बार मैं वहीं पे मिला। और वहीं पे एक हमारे दोस्त हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन संदीप शर्मा, वो मिले, और वो आए पहली बार। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा तुमने स्टार्ट किया है, अगली बार ये कहाँ खुले में कहाँ कर रहे हो, ये मेरे घर पे करो। साकेत में उनका घर था, अकेले रहते थे, घर में एक छोटा सा बगीचा भी था और बड़ा सा हॉल था, तो उनके घर में भी करना शुरू कर दिया। जब घर में किया पहली बार, तो वहां पे उनके साथ रेडियो में एक बंदा काम करता है जिसका नाम जाकिर है, तो वो भी आए। तो फिर हमने वहां पे बहुत, वो हमारे जीवन का एक बड़ा मजेदार इवेंट था कि हम सभी लोग असल में महीने में 2 बार 3 बार मिलते थे। उसमें कितने सारे, मतलब इतने प्यारे प्यारे दोस्त थे उसमें, मनु शर्मा, अभिनव सब्यसाची, मनिल मयंक, जाकिर, मही भाई, गुरपाल भाई कभी कभी आ जाते थे, और भी बहुत, मुदिता, ऐसे बहुत सारे मेरे बड़े प्यारे दोस्त जो उस समय बने ना। वो एक हमारे दोस्त है मयंक सक्सेना, अब वो नहीं रहे, मयंक थे, इला थी, ये सब लोग वहां पे, हम लोग एक तरह का गैंग हो गया था। तो हम लोग मिलते थे, कविता सुनाते थे, और ऐसे ऐसे सेशन हुए मुलाकात के कि सुबह हमने रखा, और वो बाद में ना अलग अलग जगह हमें वो स्पेस देने लगे, क्योंकि उस समय ओपन माइक का कल्चर नहीं था, लेकिन ये असल में ओपन माइक था। हमें पता नहीं था कि ये ओपन माइक है, हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये है क्या। और हमारा मुलाकात का सेशन होता था, क्योंकि बाकी लोग के होते थे 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देते थे, मैंने बोला कि यार मिल रहे हैं तो जिसको जितना सुनाना है उतना सुनाए, और अपनी समझ से वो बंद कर दे। हमारे बीच बीच में सेशन गए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे के। हम 12 घंटे तक कविताएं सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। और बाकी लोग तो क्या होता था कि सुना के चले भी जाते थे, थोड़ा ब्रेक भी ले लेते थे, मैं होस्ट होता था। अच्छा। तो मैं 12 घंटे लगातार कविताएं मैंने सुनी है। तो जो बात है ना कि मेरे अंदर एक, अभी क्या कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि आप बड़े शांत व्यक्ति हैं। जो आदमी जीवन में 12-13 घंटे लगातार कविताएं सुनेगा, वो शांति हो। जैसे भैया होता है ना कि जब हम इवेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस भी चाहिए होता है, और आपने बताया कि 12-12 घंटे आप करते थे, तो क्या 12 घंटे के लिए स्पेस मिल जाता था? उस समय बहुत ऐसे स्पेसेस थे नहीं, और मिल जाते थे। एक व्हाट्सएप भारत करके एक नया जगह खुला था हौसखास विलेज में, वो उसने कई बार हमें होस्ट किया। जोरबा द बुद्धा करके घिटोरनी में एक स्पेस है, वो बहुत ज्यादा होस्ट करते थे हमें, तो दे देते कि आप करो यहाँ पे। अच्छा। मिल जाता था। तो क्या मैं बड़ा जुगाड़ू था उस मामले में, और कुछ दोस्तों के थ्रू कुछ कैसे भी, और बिना पे किए वो बोलते थे ठीक है
कभी लोग आ रहे हैं, आप लोग शौकिया कर रहे हो, अच्छा है। और कोई कमर्शियल इवेंट था भी नहीं ना, बस एक गैदरिंग थी। तो बेसिकली हमारा पिकनिक था, वो हम लोधी गार्डन में भी कर सकते थे, कहीं भी बैठ सकते थे, हम पिकनिक मनाते थे, अड्डेबाजी करते थे और वैसे ही करते थे हम लोग, मिल जाता था। कभी सोचा था कि मतलब मजे मजे में इवेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद इतना पॉपुलर हो गया? वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि, और उसका ऐसा था कि उसका ना कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं था। जैसे कुछ इवेंट होते थे दिल्ली में जो बताते थे कि महीने के आखिरी फ्राइडे को होगा, सैटरडे को होगा, संडे को होगा, चौथे संडे को होगा, इस तरीके के वो उनका शेड्यूल होता था। मुलाकात का क्या था कि उसका कोई शेड्यूल ही नहीं था, वो मेरे मन के ऊपर है। मैं वहां पे एक लौता जगह था जहां मैं थोड़ा डिक्टेटर फील भी करता था कि जब रखना है तब रखेंगे, जब मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से, मैं बस फेसबुक पे इवेंट बना देता था और वो है, और जो भी अवेलेबल है वो आ जाते थे। तो ऐसे ही 2015 में मैंने, और वो चल रहा है, लोग आते थे, सब चीज होता था, मैंने एक इवेंट बनाया, लास्ट मुलाकात, और वो अपने एक पीक पे था एक तरीके का, क्योंकि हम लोग बहुत लोग वहां पे, बीच में मुलाकात में 100 150 लोग भी आए, और जोरबा में जब हम करते थे तो 50-60 लोग आ जाते थे, 60-70 लोग, 100 लोग आते थे, इस तरह का। मतलब न्यूज़पेपर भी कई बार कवर करते थे, वो इस तरह का था। और फिर ऐसा लगा, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा ही लगा कि एक अंतिम मुलाकात के नाम से वो डाल दिया, और फिर बहुत सारे लोग आए, और थोड़ा सा इमोशनल भी था कि अंतिम मुलाकात है, फिर वो कर दिया, खत्म भी कर दिया। फिर उसको दोबारा कभी किया भी नहीं, कभी किया हल्का फुल्का ऐसा ही, लेकिन वो कभी किया नहीं। पर अचानक से ये क्या आपने लास्ट मुलाकात का क्यों सोचा? क्योंकि इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, हाँ, और उसके बाद आपने पता नहीं, मतलब वो उस फेज में पता नहीं किस चीज से मैं गुजर रहा था, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, और बहुत सारे इवेंट आ चुके थे ऑलरेडी, मतलब बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे थे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें होने लगी थी, और मुझे कई बार लोग सजेस्ट करते थे कि इसको एक प्रॉपर कमर्शियल इवेंट बन सकता है, इसका ये हो सकता है, कुछ हम कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगा कि शायद इसकी जरूरत नहीं है, तो, और पता नहीं मैं लेजी भी हूँ शायद, इसलिए पता नहीं मुझे, अब तो मुझे पता भी नहीं, 10 साल बाद पुरानी बात हो गई कि किस कारण से बंद किया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन हम लोग उसमें बहुत, मेरे जीवन के बहुत जो खूबसूरत दोस्त हैं वो मुझे मुलाकात में मिले, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे लोग मुझे मिले वहां पे, और मैंने जो बहुत सारे लोगों को जो जाना है वो मुलाकात के थ्रू जाना है, कि कैसे इंसान होते हैं, कैसे लोग होते हैं, बहुत कुछ जाना है मैंने, बहुत कुछ सीखा है वहां से। बस वही कि, और क्या होता है ना कि कई बार ना हम कुछ क्रिएट करते हैं ना और उसके साथ रह जाते हैं, तो वो ना एक, आपको पता नहीं होता, और एक कंधे पे ना एक बोझ की तरह उसको लेके चल रहे होते हैं। हो सकता है उसका जीवन उतना ही था, और अगर हो सकता है कि वो 2017 में बहुत खराब होकर खत्म होता, कि अरे यार एकदम ही बोरिंग चीज करता है निहाल, और वो करके खत्म होता, तो कितना दुखद होता। अभी चलो अच्छा है, हमारी मेमोरी में तो उसके अच्छी यादें ही है ना, उसकी खराब याद कुछ नहीं है। एक बात निहाल भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लेजी तो बिल्कुल नहीं हो, और एक आर्टिस्ट कभी लेजी नहीं हो सकता। तो हाँ, आप लेजी मतलब मत बोलिए अपने आप को, फिर हम लोग क्या ही बोलेंगे। तो मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ भैया कि आप मुंबई में शिफ्ट हो गए, तो क्या ये अड्डेबाजी अभी मुंबई में भी जारी है, या मतलब बिल्कुल जीवन से खत्म कर नहीं, मैं मुझे पसंद है, लोग आसपास रहें, दोस्त लोग रहें, आते रहें घर पे, मतलब वो मुझे अड्डेबाजी तो बहुत पसंद है। और इसका सारा का सारा श्रेय जो है ना, वो हमारे, मैं बहुत 2011 में ही गुरपाल भाई से मिला। अच्छा। हमारे दोस्त हैं गुरपाल भाई, कभी उनका भी आप हाँ, बिल्कुल मिलेंगे उनसे, तो जुड़े हुए भी हैं हमेशा से ना। तो गुरपाल भाई से मैं बहुत कॉलेज के टाइम पे ही मिल गया ना, और गुरपाल भाई अड्डेबाज इंसान है, उनको अड्डेबाजी का शौक है। हम लोग क्या हुआ कि गुरपाल भाई एक अड्डेबाजी पहाड़ों में किया करते थे, उसका नाम था माफिया, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, इंटरेस्टिंग लोग आ जाओ, इस नाम से करते थे, अभी भी करते हैं कभी कभी। उसमें आइडिया ये था कि हम पहाड़ों पे जाएंगे 15-20 लोग, और जनरली ऐसी जगह जाते थे, उत्तराखंड में मुक्तेश्वर के पास हमारे दोस्त हैं दीपा आशीष, उनका एक रिजॉर्ट था, वहां पे हम लोग जाते थे, कहीं और भी चले गए, और वहां पे मोबाइल नेटवर्क होता नहीं था, और बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी एजेंडा के हम लोग रहेंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी है। और वहां पे भी मतलब जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हरप्रीत, जो कैंपेन से जुड़े हुए हैं एक तरीके से, तो हरप्रीत मुझे गुरपाल भाई के थ्रू इसी तरह के अड्डेबाजी में मिले, और भी कितने सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग वहां से मिले जो कमर्शियली, मतलब हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, बहुत सारा चीज हमने साथ में क्रिएट किया, ऐसे लोग हमें माफिया में मिले। तो मुझे गुरपाल भाई ने कभी ऐसे ही, उनसे जो मिलकर मुझे समझ में आया था कि जो अड्डेबाजी होती है ना, हम सभी के ऊपर ना एक प्रेशर बहुत होता है कुछ करने का, एंड वी फॉरगेट द मीनिंग ऑफ कि नहीं करना भी कितना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ना अपने आप को लगातार हम ड्रेन कर रहे होते हैं ना कुछ करने के प्रेशर में, क्योंकि एक प्रेशर है कि लगातार कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और वो जो नहीं करना है वो ब्रीदिंग स्पेस है। तो अड्डेबाजी वो नहीं करने का ब्रीदिंग स्पेस है, जो आप सांस लेते हो। जीवन के लिए दौड़ना सब कुछ नहीं है ना, कहीं पे रुक के सांस लेना भी तो जरूरी है। तो अड्डेबाजी वो है। तो मैं अभी भी, मेरे घर पे बहुत होता है, मेरे दोस्त लोग बहुत आते हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग अड्डेबाजी का बहुत शौक रखते हैं। गुरपाल भाई के घर में भी म्यूजिक अड्डा ये सब हम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है। मतलब घर में ही करते हो, घर में बाहर नहीं वो- जाते? जैसे अलग अलग लोकेशन पे कहीं चलो पहाड़ों पे चलते हैं, आज पहाड़ों हाँ पे वो सब करें। भी करते हैं, अच्छा। करते हैं, वो बहुत करते हैं। और क्या, मैं बम्बई में रहता हूँ ना, बम्बई के आसपास बहुत सुंदर है बम्बई, मतलब महाराष्ट्र। तो वहां पे निकल जाते हैं, मतलब 50-60 किलोमीटर के बाद ही महाराष्ट्र। इतना बम्बई से 60 किलोमीटर बाहर निकलो आप, वो इतना वेस्टर्न घाट्स और ये बहुत सुंदर है। तो कहीं भी कुछ दोस्त लोग निकले मेरे सोसाइटी मैं, और मैं रहता भी मड आइलैंड में हूँ बम्बई में। अच्छा। तो मड आइलैंड ऐसे भी बड़ा, मतलब हम लोग तो वहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते हैं रैजा में, वहाँ पे तो लोग बोलते भी हैं रिटायरमेंट होम है। तो वहाँ पे और क्या करेंगे, अड्डेबाजी ही करेंगे। मुंबई का तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, पर मुंबई के आसपास लेकिन आप आए हो ना बम्बई कभी? हाँ आए हूँ, मतलब इतना ज्यादा लेकिन आइडिया फंक्शन नहीं। के लिए, हाँ, एक्टिविटी के लिए, हाँ, मतलब मेरा कैंपेन तो से। एक ही एक्सपीरियंस था वहाँ पे लोकल ट्रेन का कि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं मतलब छाँव के ही काम से गई हाँ, थी हाँ। और एक अवार्ड रिसीव करने गई थी। तो बहुत ट्रैफिक था और उस चीज के लिए, मतलब इवेंट में जाने के लिए बहुत लेट हो रही थी, तो सोचा लोकल ट्रेन ले लेती हूँ। तो उसमें एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ थी और मैं इस साइड से चढ़ी और उस साइड से धक्का मार के दूसरे गेट से निकाल दिया। अरे बाप रे। तो वो वाला एक्सपीरियंस ये मतलब हमेशा मेरे जहन में रहता है कि अब तो मैं कभी लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ूंगी। तो मतलब वही रहा और ज्यादा कहीं मुंबई में ऐसा गई नहीं हुआ। मतलब मेरी हाँ, फ्रेंड लोकल ट्रेन हर किसी का हाँ, तो एक एक्सपीरियंस तो होता है। हाँ वही। मैं सीख गया, मैं मेरा कंफर्टेबल हूँ मैं लोकल ट्रेन के साथ बहुत ज्यादा। उसके बाद तो मैं कभी नहीं बैठी और शायद कभी बैठना भी नहीं चाहूंगी। और अब लेकिन मुंबई मेट्रो जो है दिल्ली मेट्रो की तरह बड़ा तो नेटवर्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफी फैल गया है। तो अब थोड़ा सा आपको जो है आसान होगा आपके लिए अब। पहले नॉर्थ साउथ, पहले क्या था, नॉर्थ साउथ कनेक्टेड नहीं था, अब कनेक्टेड हो गया मेट्रो से, बहुत अच्छा हो गया। मैं आसपास की चीजों के बारे में पढ़ती रहती हूँ, जैसे वहाँ पे एक जगह है लोनावला। हाँ, तो वो मुझे काफी पसंद है। तो मैं आप गए लोनावला? नहीं गए? नहीं गई नहीं हूँ, पर पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, मुझे जाने का बहुत मन है वहाँ पे। तो बम्बई के पास में वही एक बड़ा हिल स्टेशन है, तो जाते हैं लोग बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। चिक्की मिलती है लोनावला की बहुत फेमस, जिसका कुछ लॉजिक नहीं है कि वहाँ पे चिक्की क्यों फेमस हो गया। अच्छा। हाँ, लोग जाके चिक्की वहां से ला रहे होते। पर चिक्की तो मतलब सबको पसंद होती है। हाँ, यही कारण होगा। तो भैया जैसे कि आज तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपका भी एक पॉडकास्ट है, मैं तेरा मेहमान के नाम से। तो वो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे, क्योंकि बातचीत करने का तो देखो आपको पता ही है, एक तरह का पसंद है। तो वो मैंने शुरू किया पॉडकास्ट, और मेरा ऐसा मन था कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बातचीत करूंगा। उसके ज्यादा एपिसोड भी नहीं है, 7-8 एपिसोड है, वो सब मेरे दोस्त हैं। और उनके साथ और मैंने उस समय ही बनाया था कि मैं इसको कोई बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, इसको बस अपने लिए रिकॉर्ड करेंगे, अपने मोबाइल से, गोप्रो से, किसी से भी रिकॉर्ड करेंगे कैमरा से, और उसको मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा। और जाकिर के साथ जब मैंने किया, वो बहुत अच्छा एपिसोड था। उसके अभी भी मुझे इंस्टाग्राम पे लगातार उसके रील मैं ही देख रहा होता हूँ स्क्रॉल करते हुए, कि वो वाले पॉडकास्ट के रील लगातार आ रहे होते हैं। आप ही नहीं, हम लोग भी देखते हैं। और मैं बता दूं कि मैंने जितने भी आपके पॉडकास्ट है 7, 8, 10 अच्छा। वो सारे मैंने देखे हुए हैं। थैंक यू। तो उसका बस वही था, ऐसा उस समय मैंने अपने दिमाग में ये कर लिया था कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों से बातचीत करूंगा। तो मैंने सबको, अपने सारे दोस्तों को बोला, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो सभी डेट देने में बड़ा मुश्किल, आपको पता ही है कि डेट लेना जो है पॉडकास्ट के लिए सबसे मुश्किल काम वही होता है। पॉडकास्ट करना सबसे आसान काम होता है, उसका डेट लेना और उसका एडिट करना यही मुश्किल काम है। तो ये क्योंकि इसी कारण से फिर वो कंटिन्यू बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन अभी मैं उसको साल में एक बार तो एक एपिसोड निकालता हूँ। अभी मुझे गुरपाल भाई का करना है। पर आप करिए भैया, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शायद अगर अब तो इतने लोग पॉडकास्ट करते हैं ना। हाँ। उस समय जब मैंने शुरू किया था तो पॉडकास्ट एज अ इंडस्ट्री नहीं बना था। फिर तो बहुत ही मतलब बड़ा, मतलब एक अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुकी है पॉडकास्ट। मतलब और बहुत अच्छा, बहुत लोग, बहुत अच्छा, मैं खुद बहुत सारे पॉडकास्ट कंज्यूम करता हूँ, और कुछ लोग के पॉडकास्ट गजब होते हैं। मतलब आप इतना कुछ सीख सकते हो उन पॉडकास्ट से, स्पेशली निखिल कामत का या फिर इन लोगों का, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, क्योंकि हाँ। हम लोगों ने नया-नया शुरू किया है, तो बहुत सारी नॉलेज लेना, बहुत कुछ सीखना है, मतलब अभी तो बहुत नए हैं। हो तो जाएगा। मेरा आपसे एक सवाल है कि जी। क्योंकि आप एक राइटर हैं और कहीं न कहीं आप किसी कवि से ज़रूर इंस्पायर्ड हुए होंगे। तो वो कौन से कवि हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए अपनी लाइफ में, और क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? इंस्पायर्ड से ज्यादा ना, मतलब शुरुआत में तो आप होते ही हो इंस्पायर्ड अलग अलग लोगों से, हुँ, जो आप पढ़ते हो उनसे इंस्पायर्ड हो, क्योंकि आप इतना कम, शुरुआत में तो क्या होता है, बहुत कम पढ़े होते हैं, तो आप हर किसी से इंस्पायर हो रहे होते हो। हुँ, आप जावेद अख्तर को पढ़ा, जावेद अख्तर की तरह लिखने का मन कर जाता है, गुलजार को पढ़ा, गुलजार साहब की तरह लिखने का मन कर जाता है। हुँ, लेकिन जब मैंने थोड़ा, जब ठीक ठाक पढ़ लिया, तो जो मेरे फेवरेट कवि हुए, मतलब जो अभी भी हैं, वो एक तो शुक्ल जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी, हुँ, और एक है कुंवर नारायण। ये मुझे बहुत पसंद है, ये दोनों कवि, और नरेश सक्सेना, ये लोग कुछ कवि हैं जो मुझे बहुत पसंद है। जो जब मैं बहुत जब अपने लो पॉइंट पे होता हूँ ना, समझ में नहीं आता क्या करना, तो मैं हुँ, ये कविताएं हैं जहां पे आप अपने लो पॉइंट में जाते हो, हुँ, उदास मन के साथ आप कविताओं के पास पहुंचते हो। हुँ, तो कुंवर नारायण की कविताएं, जैसे कुंवर नारायण जी की एक कविता है अंतिम ऊंचाई, हुँ। बहुत सुंदर कविता है, अच्छा, वो मैं मुझे भी बहुत पढ़ूँगी। पसंद है। जब भी मैं थोड़ा सा भी लो फील करता हूँ, अंतिम ऊंचाई पढ़ लेता हूँ। अच्छा भैया, आपने एक डॉक्यूमेंट्री भी लिखी है, लिखी विनोद नहीं है, वो क्या है कि चार फूल हैं और दुनिया है, दुनिया है। विनोद कुमार शुक्ल जी के ऊपर हाँ, डॉक्यूमेंट्री, जिसको डायरेक्ट किया है अचल मिश्र ने, हुँ, और मैं उसमें जुड़ा हुआ था। अच्छा, उसकी कहानी ऐसी है कि मेरे घर पे मड आइलैंड में मेरे दोस्त मानव कौल साहब आए हुए थे कॉफी पे, और अचल पहली बार मानव से मिल रहे थे, और वहां पे पता नहीं कैसे बातचीत हुई, क्या हुआ, और ये बात निकली कि चलो हम लोग चलते हैं रायपुर, विनोद कुमार शुक्ल जी से मिलकर आते हैं। मानव जानते थे उनके बेटे को और उनको किस तरीके से, तो उन्होंने फोन लगाया और हो गया कि हाँ हम आ सकते हैं। और उन्होंने बोला हाँ आ जाइए आप लोग मिलने के लिए। फिर हमारा हुआ कि हम कुछ बातचीत रिकॉर्ड, जैसे हम पॉडकास्ट करेंगे, पहले हमने सोचा पॉडकास्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, मानव और शुक्ल जी बातचीत करेंगे और हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अचल भी वहीं पे था हमारे साथी। हमने पूछा कि यार अचल आप भी चलना चाहेंगे? बोलता हाँ मैं तो चलना चाहूंगा, बहुत पसंद है मुझे शुक्ल जी। मैंने बोला हम तीनों असल में फैन बॉयज हैं अगर विनोद कुमार शुक्ल जी के, तो हम तीनों चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब अचल क्या है कि अच्छे फिल्म मेकर है, तो मुझे लगा कि जब अचल जा रहे हैं तो फिर हम लोग तो थोड़ा बैक सीट ही ले तो अच्छा है, और मानव शुक्ल जी से बातचीत करते रहे, हम लोग कुछ आगे पीछे। तो हम सुबह पहुंचे रायपुर, शुक्ल जी के घर चले गए, पूरा दिन हमने उनके साथ बिताया। अचल रिकॉर्ड करते रहा चीजों को, मैं भी कुछ कर रहा था, चीजें कर रहा था, अचल अचल उसको रिकॉर्ड कर रहे थे, बस हम तीनों ही थे वहां पे। और उसके बाद अचल एक बार और गए उनके पास, और उन्होंने फिर से उनके साइलेंसेस को रिकॉर्ड किया, और इसके बाद उन्होंने कुछ 2 साल लिए उसको एडिट करने के लिए, क्योंकि उनके पास कंटेंट मतलब मटेरियल बहुत हो गया था, लेकिन उसको बिनना कैसे है, उसको कैसे उसको बनाया जाए, उसमें उनको बहुत टाइम लगा अचल को। तो असल में वो फिल्म पूरी तरीके से अचल की है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका पार्ट बन पाया, तो मैं वहां पे था, उसको बनते हुए देख रहा था, ये सौभाग्य है मेरा। वहां पे होना इंसिडेंटल है, एक्सीडेंटल है। और अचल बहुत प्यारे फिल्म मेकर हैं, तो बहुत सुंदर बनी है वो ना। वो फिल्म की खूबसूरती ये है कि वो शुक्ल जी की जो कविता की शैली है ना, उस शैली की फिल्म है। उसमें साइलेंसेस है, उसमें पॉज है, उसमें शांति है, ठहराव है, तो वो उस फिल्म को बहुत खास बनाता है। और बहुत चर्चाओं में भी आई है वो हाँ वो तो डॉक्यूमेंट्री। अचल इतने बढ़िया फिल्म मेकर है, उनकी फिल्म की चर्चा तो होनी भी चाहिए। और डॉक्यूमेंट्री की चर्चा बहुत कम होती है, उसमें अचल की फिल्म की चर्चा होना। मूवी पे रिलीज हुई थी और अब तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है, अचल चित्र के चैनल पे वो अवेलेबल है। भैया, अब तक तो हम लोगों ने बात किया कि मतलब सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में कि, और लेकिन होता है ना कि जब आप एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंच जाते हो तो उसके पीछे का संघर्ष बहुत ज्यादा रहता है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा रहा, जैसे कि आपने मतलब पहला पटना का सुपर हीरो जब लिखा था, तो तब आपको लगा हो कि कैसे चलेगा, या उसके बाद भी मतलब किस तरीके से आगे जाएगा, क्या दिक्कतें आएंगी? क्योंकि सक्सेसफुल अब आके, जैसा आपने बताया कि 60 आपने एपिसोड कर लिए हैं पटना के सुपर हीरो का,
उसके पहले मतलब जब पहला हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा और फिर लगा होगा कि उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई दिक्कत रही है? नहीं, सक्सेसफुल जो शब्द है वो तो क्या है कि वो तो अंतिम लक्ष्य तो नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूएशन की जर्नी है। और अगर मान ही ले कोई ऐसा, और पहली बात कि नाटक में सक्सेसफुल होना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, मतलब कि बहुत कम लोग कर रहे हैं, और उसमें अगर आपने अच्छे लोगों के कारण मिलके कुछ एक अच्छा क्रिएट किया तो वो आपको खुशी दे सकता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा काम कर लेना या दो अच्छा काम कर लेना कुछ नहीं, लगातार क्या वो आप कर पाते हैं वो एक, और सक्सेसफुल की होने की डेफिनेशन भी तो हर किसी की अलग अलग है ना। तो मैं तो ऐसा नहीं समझता, मुझे लगता है कि बहुत अभी दूर है वो लक्ष्य की जब मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ भी कह सकूं कि कुछ अचीव किया है। एक कहानी है जिसको लिखा है और वो उसकी किताब आई है, उसका नाटक बना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस बात की क्लैरिटी है मुझे। लेकिन वो संघर्ष तो चलते रहता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर वो, मैं उसको अगर मैक्रो लेवल पे देखूं तो कुछ चीजें हुई हैं, कुछ चीजें होनी हैं, कुछ चीजें होंगी, ये वाला एक संघर्ष चलते रहता है। बट मुझे लगता है कि लाइफ में ना, अगर ऐसा मेरा एक थॉट है, मतलब कभी मैं स्वीटी से, जो मेरी वाइफ है, उनसे भी बात कर रहा था, मैं बोला कि आप अगर शांत हैं तो आप किसी भी मुकाम पे हो, आप शांत चित्त के हैं तो आपने एक तरह का ठीक चल रहा है। आप बेचैन किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। मैं मोरलेस मैं अपनी शांति के साथ तो कंफर्टेबल हूं, मुझे ऐसा दिक्कत नहीं है उसके साथ। बाकी चीजें जो होंगी वो होंगी, ऐसा बहुत ज्यादा तो मैं भी इस बारे में सोचता नहीं हूँ। मतलब मुझे भी बहुत, मतलब मैं भी कैसे इसका जवाब दूं मुझे भी नहीं पता मैं इसलिए कुछ भी बोला है शायद लेकिन मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये लंबा, वो तो लंबी जर्नी है ना, अभी तुरंत से तो उस पे कैसे। तो क्या भैया आप आने वाले समय में कुछ किताब लिख रहे हैं, या कौन सी वो किताब होंगी जिनको आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, या कौन से ऐसे या आप कोई थिएटर लिख रहे हैं कि आने वाले समय में हम वो थिएटर देखेंगे? मैंने एक नया नाटक लिखा है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जोक। वो अभी 25 अगस्त को 25 अगस्त 2025 में रिलीज होने वाला, मतलब प्रीमियर होने वाला है। अच्छा। ओपन होने वाला है रंगशिला थिएटर मुंबई में। उसको मैंने बस लिखा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक यंग थिएटर ग्रुप है वो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पटना का सुपर हीरो भी 25 अगस्त को ही 2022 में ओपन हुआ था पृथ्वी पे। ये नाटक भी 25 अगस्त 2025 में रंगशिला थिएटर, एक नया थिएटर है, बहुत अच्छा है रामनगर में, वहां पे ओपन हो रहा है। ये नाटक लिखा मैंने, लेकिन नाटक लिखते लिखते ही मुझे लगा कि यार ये नाटक अपने आप में ना, जो मैं इस कहानी के साथ जो फील कर रहा हूँ उसके लिए कम है। अच्छा। तो मैं उसका उपन्यास में भी उसको एक नॉवेल की तरह भी लिख रहा हूँ उसे। तो वो मैं लिखता हूँ रोज, अब देखो कब आ जाता है। साथ ही साथ कुछ और भी लिख रहा हूँ, मैं लिखते तो रहता हूँ, मैं रोज सुबह उठ के रोज लिखता हूँ। अच्छा। उसका क्या होता है नहीं होता है वो अलग है, अच्छा लिखता हूँ खराब लिखता हूँ अपनी जगह पे, लेकिन मैं सुबह उठ के रोज 2 घंटे कुछ नहीं भी करता हूँ तो लैपटॉप खोल के तो बैठता ही हूँ। अब उसके आसपास कॉफी पी लूं, गर्म पानी पी लूं, गाना भी चल जाए, वो सब चीजें अपनी जगह पे, लेकिन मैं इस मोटिवेशन के साथ रोज सुबह 6 बजे 6:30 बजे लैपटॉप ओपन करता हूँ कि मुझे 9 बजे तक कुछ और नहीं करना है, सिर्फ यहीं पे बैठना है और लिखना है, तो लिखता रोज हूँ। भैया बेस्ट विशेस हैं आपके वो आपके आने वाले थिएटर के लिए, और आपने इतनी मेहनत की, और आशा करते हैं कि जैसे आशा करते हैं कि जैसे पटना के सुपर हीरो को रिस्पांस मिला, उससे कहीं बेहतर आपके इस थिएटर को भी मिले। थैंक यू। और साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आप बहुत समय से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हो, बहुत समय से आप छाव फाउंडेशन को, स्टॉप एसिड कैंपेन को और सिरोज हैंगआउट को सपोर्ट करते हैं, तो छाव के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? नहीं, आपने जो बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ, उसमें गलती ये है कि मैं क्या सपोर्ट करूंगा, कि मुझे जो सपोर्ट मिलता है वो जो स्ट्रेंथ है शिरोज हैंगआउट से या स्टॉप एसिड कैंपेन से, वो हम सभी को स्ट्रेंथ मिलता है। तो हम कोई बहुत सपोर्ट करने वाले होते नहीं है, जो हम सभी को ताकत मिलती है यहाँ पे ना, जब आपसे मिलते हैं, इतने सर्वाइवर से मिलते हैं, इतने सालों से मिलते आया हूँ, पिछले 12-13 सालों से जिनसे भी मिला हूँ, जब से भी मिला हूँ, वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमें मिलता है, तो सपोर्ट तो हम लोगों को मिलता है। भैया जैसे आपने बात किया कि आप बहुत सालों से मतलब जुड़े हुए हो, बहुत मतलब हम लोगों के साथ
मतलब काम किए हो। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इसको किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आप लगभग छाँव के साथ 12-13 साल आपकी जर्नी हो गई है, तो क्या आपने बदलाव देखे? मैं इसको बहुत इंटीग्रल पार्ट की तरह देखता हूँ अपने लाइफ का, और बदलाव तो मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब हम शुरुआत में जब हम बात करते थे 12 साल पहले के आसपास, तो उसमें तो बहुत सारे आंदोलन भी होते थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद है, काफ़ी एक्टिविज्म उसमें। अभी क्या है कि एक्टिविज्म है, लेकिन अब ना मुझे बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि मैंने शिरोज हैंगआउट को बनते हुए देखा। मुझे याद है कि जब पहला आगरा में बन रहा था, तो उसके बनने के प्रोसेस में मैं वहाँ पे गया था। मुझे याद है जब दीवार पे वो पेंटिंग हो रही थी, वो म्यूरल बन रहा था, तो मैं उस दिन वहाँ पे पहुंचा था जब वो बन रहा था, बना ही बना था। तो वो सारी जर्नी मुझे याद है, और वहां से किस तरीके से वो एक अपने आप में शिरोज हैंगआउट का ही एक मूवमेंट बन जाना, कि अब हर कोई जानता है ना कि वो कितना इंपॉर्टेंट लाइवलीहुड के मामले में, रिहैबिलिटेशन के मामले में, स्टॉप एसिडिटी कैंपेन ने जो धीरे धीरे जो चीजें करते गए हैं, वो बहुत पाथ ब्रेकिंग है, बहुत गजब है। ये जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। जैसे कि मतलब छाव फाउंडेशन जी हम ऐसे ड्रग सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हैं, जी तो ऐसी मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोग फेमिनिज्म पे काम करते हैं, महिलाओं के मुद्दे के लिए काम करते हैं, तो आपसे मेरा सवाल है कि आप फेमिनिज्म को किस तरीके से देखते हैं? कि जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देखते हैं और साहित्य में भी देखते हैं कि महिलाओं को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सालों साल संघर्ष करती रहती हैं, फिर भी वो उस मकाम पे नहीं पहुंच सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी कितने साल और लगेंगे महिलाओं को अपने हक की लड़ाई लड़ने में? इसका जवाब देने के लिए मैं बहुत सही व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है ना, ये सभी का मुद्दा है। फेमिनिज्म किसी जेंडर स्पेसिफिक चीज है नहीं, अगर वो है तो वो सभी के लिए जरूरी है, वो पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना महिलाओं के लिए जरूरी है। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होते हैं वो उससे क्या सिर्फ महिलाएं अफेक्ट होती हैं? नहीं, उससे हम सामाजिक तौर पे सभी अफेक्ट होते हैं ना। अगर आपका समाज एक तरीके से अगर उसको उसके ऊपर वायलेंस हो रहा है, मतलब ये सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। और उसमें बस कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने छोटे लेवल पे भी हम सभी अगर हम ये कर पाए कि हम अपने काम में इस चीज को अगर समझ पाए कि इक्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और एज एन आर्टिस्ट आपके आर्ट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके बिजनेस में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो हम हमारे पूरे जीवन में ना वो बहुत व्यापक मुद्दा है, वो कहीं एक सिर्फ बोलने की बात नहीं है, और उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत सही हूं नहीं उसके लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं इसका जवाब देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब पर ऐसा होता है ना कि मतलब मैंने देखा है कि आप जगह जगह जाते हैं, गांव-गांव, शहरों-शहरों में जाते हैं और वहां पे मतलब आप शूट भी कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप कहीं गांव में जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ गलत घटित हो रहा होता है। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा, फिर आपको लगा कि अच्छा ये कहानी मतलब इनके जरिए नहीं तो मैं अपने ही जरिए लोगों तक पहुंचाऊंगा? तो क्या ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ? नहीं, मतलब मैं क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, इस तरह का मैंने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, तो मेरे साथ इस तरह का नहीं हुआ। और मुझे ये भी लगता है कि कई बार स्टेज किसी और को देने की ज़रूरत है। मतलब उस स्टेज पे आप प्रोवाइडर हो सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, कैटलिस्ट बन सकते हो किसी चीज़ को आगे पहुँचाने में, लेकिन स्टेज माइक जो है ना, पासिंग द माइक वाली जो बात है कि वो माइक किस तक पहुँचाना है, वो उस बात तक हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, मैं क्योंकि हूँ नहीं जर्नलिज्म वाले क्षेत्र से ऐसा, तो मैं इस तरह का नहीं इसको देख पाया हूँ। पर ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास ही इतनी कहानियां मतलब होती हैं। मैं भी शायद इस मुद्दे पर ज्यादा काम करती हूँ और मतलब क्योंकि छाव फाउंडेशन में ही हूँ मैं भी, तो शायद इसलिए मतलब ज्यादा मुझे पता रहता है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी कुछ करूं उसमें क्या है ना, इतने सालों का आप सभी के साथ
रहने का, आप सभी से बहुत कुछ सीखने का जो मौका मिला है, मैं जो भी कुछ करूं उसमें वो कुछ लेवल पे रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि आप किसी के साथ रहते हो, किसी कैंपेन से जुड़ते हो, वो क्या करता है आपके साथ, आप पॉलिसी लेवल पे तो जो बदलाव होंगे, समाज लेवल पे जो बदलाव होगा, लेकिन क्या मुझे एज एन इंडिविजुअल उसने बेटर इंसान बनाया है? अगर मैं थोड़ा सा भी बेटर हो पाया हूं तो क्या वो मेरे आर्ट में जो मेरा काम है, क्या उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? अगर हो रहा है तो मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि एक सीढ़ी चढ़ने जैसा है। और हम सभी की कोशिश एक सीढ़ी चढ़ने भर की तो है, उससे ज्यादा क्या कोशिश हो सकती है? हम बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये तो करें। तो मेरी कोशिश इतनी भर है। बिल्कुल ऐसा है और मुझे भी लगता है कि आपने कभी ऐसे नहीं किया, क्योंकि आप स्टॉप एसिड कैंपेन से जुड़े हुए हो और कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी जाते हो उस जगह पे हम लोगों का जरूर जिक्र करते हैं, तो मतलब आप ऑटोमेटिकली इतना कुछ कर रहे होते हैं। मतलब जिक्र करना तो बहुत छोटी बात है, मतलब कि मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड रहता हूँ लगातार जब भी मैं देखता हूँ जो चीजें हो रही होती है यहाँ पे, उससे कि वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहता है हमेशा। तो जिक्र करना तो सबसे छोटा काम है जो मैं कर सकता हूँ। मतलब हम सभी जो दोस्त हैं, मतलब हम लोग असल में क्या है, हम लोग छाव फाउंडेशन के दोस्त हैं ना, असल में स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन के सपोर्टर हैं, हम वॉलंटियर हैं ग्राउंड पे एक तरीके के। हम अपने अपने क्षेत्र में इसके बारे में लगातार बात कर सकते हैं। जैसे आज सुबह ही हम लोग कल आप लोग सभी आए, तो आज हमारे होटल में जब हम थे, हमारी जो D4 ड्रामा की टीम थी, सुबह हम लोग बैठे थे तो सभी लोग आए मेरे से बात करने के लिए कि ये क्या है, कैंपेन कैसे। उनको बहुत लोगों को पता नहीं था, जो हमारी दूसरी डायरेक्टर हैं और जो बाकी ग्रुप के लोग, उनको पता नहीं था। तो सुबह ब्रेकफास्ट पे आज मैं कैंपेन की हिस्ट्री बता रहा था, तो मुझे लगा कि 10 लोगों के साथ बैठ के मैं यही बात कर रहा था 1 घंटे तक। तो वही है, वही वॉलंटियर होता है। तो जहां भी मौका मिलता है, आप जितना जानते हो थोड़ा सा बेटर तरीके से मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो कुछ जो चीजें मुझे पता है कि पॉलिसी लेवल पे क्या, और क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं अपने आप को एक तरीके से अपडेटेड रखता हूं कि पॉलिसी लेवल पे क्या चीजें हो रही हैं, किस स्टेट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप उन चीजों को आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर सकते हो। तो मैं तो अपना छोटा सा वो रोल तो मान के ही चलता हूँ कि ये काम तो है मेरा, ये तो करना ही है। बिल्कुल भैया, और हम लोग भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, क्योंकि मतलब हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जिनको बहुत सारी चीजों के और नॉलेजों को नहीं पता होता है। मतलब मैं अपनी बताऊं तो मेरी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत छोटी है, तो मैं आप ही लोगों को देख के सीख रही होती हूँ कि आप जैसे बात कर रहे होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकूं, कैसे अपना मतलब बोलने का तरीका ठीक कर सकूं, तो मतलब देख के ही सीखती हूँ। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ऐसा है ना कि मैं ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा मैं पता नहीं कैसे इसको बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जब आप लोगों से बात भी करता हूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। आपका सिर्फ मेरे सामने खड़ा होना और एक चुटकुला सुना देना, जैसे आपसे जब कहीं बात करता हूँ, ऋतु से मतलब जब बात करता हूँ ना, ऋतु का सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। उसका है कि मतलब चुटकुले मारती है, जो कुछ सुना देती है, वो सिर्फ उतना भरी हो जाना मेरे लाइफ के पूरे एक्सपीरियंस से बड़ा है कि आपका सिर्फ मेरे सामने खड़ा होना, मेरे से बात करना। और तो मतलब मैं कैसे, मतलब मैं, आप जब ये बोलते हो ना कि आपसे कुछ सीखते, मुझे लगता है कि हम सभी बहुत छोटे हैं, मतलब कि हम आपको किसी भी चीज के लिए, मतलब मैं बहुत सैल्यूट करता हूँ। सिर्फ आपसे बात करना भर मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बातें बहुत सारी हैं, वक्त कम है, तो इसलिए आज का मैं हमारे पॉडकास्ट का लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे आप एक लेखक हैं, हाँ। और मतलब लेखक को कहा जाता है कि जो उसकी रचना होती है वो उसका पुत्र होता है, और ये आपके व्यक्तिगत जीवन को लेके भी है। हाल फिलहाल में ही आप पिता बने हैं, और कैसी फीलिंग्स है और कैसा लगता है कि मतलब जब आप एक रचना को अपने पुत्र के रूप में देख रहे हैं, और फिर मतलब आपके जीवन में भी मतलब कोई है जिसको मतलब आप मतलब इमेज मतलब उसको इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फीलिंग है वो? बहुत अलग है। मतलब मैं मेरा बेटा हुआ अभी 4.5 महीने का है, और मैं अभी तक उसको एक प्रोसेस ही कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। मैं बहुत इमोशनल हूँ इस पूरे प्रोसेस में। तो क्या था कि जब अर्घ्य मेरे बेटे का नाम, उसके आने से पहले ना मुझे लगता था कि बहुत कुछ है नहीं दुनिया में मेरे लिए, मतलब ये दुनिया खत्म भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा,
बहुत सेल्फिश बात है, लेकिन ऐसा लगता था। अब लगता है कि नहीं, दुनिया को बचाना है। तो वो मुझे एक पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, इसको थोड़ा सा किसी और के लिए, अब आप जो होता है ना, जो लगातार हम, इंफॉर्मेशन तो हमेशा से थी, मुझे पता था कि पिता होना क्या होता है, किताबें पढ़ रखी थी, लोगों की सुन रखा था, बात किया था। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस किया ना पहली बार कि एक छोटा सा है बच्चा, और बच्चा क्या होता है, सिर्फ एक इमोशन ही तो होता है ना, उसके पास भाषा नहीं है, उसके पास क्या है, सिर्फ एक शरीर है और इमोशंस है, और आपको उस इमोशन से कनेक्ट करना है। तो वैसा कुछ मैंने पहले लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे लिए बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, और मेरे और स्वीटी जो मेरी वाइफ है, हम दोनों के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसको एक्सपीरियंस समझ रहा हूँ इस चीज को। मैंने क्या हुआ कि जब पहली बार मुझे पता चला कि अर्घ्य आने वाला है, जब पहली बार पता चला, मैंने उस दिन से ही डायरी लिखना शुरू कर दिया था। और वो अभी तक लिखते लिखते, अब पता नहीं क्या हुआ, उसी दिन हुआ कि यार लिखना शुरू कर देता हूँ चिट्ठियां। तो मैंने एक ऐसे ही पहली चिट्ठी लिखी, तुम्हारे इंतजार में पत्र लिखता हूँ, और वो अपने आप में एक सीरीज बन गई है। अच्छा। और मैंने सोचा है कि जब मेरा बेटा 10 साल का हो जाएगा तो उसको पब्लिश करूंगा कभी। तो मैं चिट्ठियां लिखता हूँ। हाँ, मैं रोज तो नहीं, लेकिन हर कुछ दिनों पे कुछ भी होता है तो मैं लिखता हूँ कि आज तुमने ये किया, क्योंकि माइलस्टोन बहुत सारे हैं, और वो पूरे प्रेगनेंसी के पूरे दौरान मैंने लिखा है, और अभी भी लिखते रहता हूँ। तो एक है, कई बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है बहुत जरूरत से ज्यादा ना हो जाए। जैसे आपने बताया कि आपने अपने बेटे का नाम रखा है अर्घ, वो अर्घ का मीनिंग क्या है? अर्घ्य मतलब ऑफरिंग टू सन, सूर्य को जो हम अर्घ्य देते हैं ना, वो किसी भी हमारे असल में क्या है, हम बिहार से हैं, तो बिहार में छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो कुछ भी अर्पण जो हम करते हैं, ऑफरिंग, अच्छा, होली ऑफरिंग, तो उसको अर्घ्य कहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया बातचीत रही भैया, और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? है, जितना कहना था कह दिया। लेकिन बस ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए छांव फाउंडेशन से जुड़ना, स्टॉप एसिड कैंपेन से जुड़ना, यहाँ पे आना, और बहुत ये एक पर्सनल स्पेस है। मुझे लगता है कि ये दुनिया का हिस्सा नहीं है, ये मेरे पर्सनल स्पेस का हिस्सा है। मतलब ये वो जगह है जहां पे मैं, जैसे आलोक के साथ भी जो बात होती है ना, आलोक भाई के साथ भी, असीम भाई के साथ जब भी बात होती है, यही रहता है कि जब भी हम फोन पे बात भी करते हैं तो एक लगता है कि अपने घर का ही हिसाब ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपडेट ले रहे हैं कि अच्छा वहां क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। तो एक तरह का अपनापन बहुत ज्यादा है मेरा। तो जो भी सुन रहे हैं, आप भी आइए, इस अपनेपन को अपना बनाइए, आप भी महसूस कीजिए जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, है कि नहीं? थैंक यू भैया, और आपके आने वाली बुक के लिए भी पूरे सिरोस टीवी परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।